अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। क्रिकेट के मैदानों से बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर ये है कि भारतीय होस्टिंग के साथ जो एशिया कप होने वाला था, अब उसके वेन्यूज़ का बाज़ाब्ता जो है फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक टूर्नामेंट सितंबर 2025 में यूएई में खेला जाएगा। ये इवेंट T20 फॉर्मेट में होगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल शेड्यूल जो है वो जारी कर देगी। दिलचस्प बात यह है कि पाक भारत टाकरा जो है एक बड़ी नौयत रखता है और दुबई के मैदानों में होने का इम्कान है और ये मैच मुमकिन तौर पर 7 सितंबर को स्केड्यूल है। अगर दोनों टीमें जो हैं वो सुपर 4 मरहले में पहुंचती हैं तो दूसरा मुकाबला जो है सितंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। यानी क्रिकेट शायकीन को एक नहीं बल्कि अब जो है 2 वोल्टेज मैच देखने में मिल सकते हैं। इस अहम इवेंट से पहले एक 3 मुल्की जो सीरीज है उस पर भी गौर किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई शामिल होंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से पहले एक बड़ा धचका खा चुके हैं। शादाब खान, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के मसाइल के बायस टीम से बाहर हो गए। उनकी जगह सलमान मिर्जा, सफियान मुकीम को मुख्तसर फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 सीरीज जो हैं 22, 20, 24 जुलाई को स्केड्यूल है, जिसका स्क्वाड का बाज़ाब्ता एलाइन हफ्ते के दिन मुतवक्के है। टीम की फिटनेस के हवाले से बात करेंगे। टीम में जो चेंजेस हुए हैं उसका क्या असर पड़ सकता है अगर जो एशिया कप होने वाला है उसके ऊपर भी, और इसके साथ साथ क्या हमारे पास रिजर्व प्लेयर्स में जो प्लेयर्स हैं उनमें कौन कौन से जो मजीद जो फिटनेस जिनकी बरकरार है वो शामिल रहेंगे। तो हमारे साथ जो है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है पीजे मीर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। वो हमें बता सकते हैं कि क्रिकेट के मैदानों में और कौन कौन सी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, बताएं पाक भारत जो सीरीज होने वाली है दुबई में वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है सोशली, पॉलिटिकली और एज अ क्रिकेट गेम? देखिए, जब आप कहते हैं सोशली और पॉलिटिकली, आई थिंक एक सीरीज तो हम जीत गए हैं जिसको मैं कहता हूँ रफाइल सीरीज, वो तो हमने इनको हरा दिया। अब बात आती है आगे एशिया कप की। एशिया कप जो है मैं समझता हूँ कि इन्होंने पहले बड़ा नखरा किया, हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान जाम भी होगा, बॉयकॉट करेंगे, ये करेंगे। अब वो खेलेंगे। अब ये पता नहीं कि लास्ट मिनट .com पे फिर जाके ये कोई गंद करें, क्योंकि इंडिया इसने हर जगह अपनी बेइज्जती खुद करवाई है। तो अल्लाह करे इस तरह के इनमें को अकल आ जाए और ये कोई सैनिटी और सेंसिबिलिटी पे आगे चलें। बिकॉज अगर ये इसी रास्ते पे गए तो नुकसान हिंदुस्तान का नहीं है, नुकसान क्रिकेट का है। और जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों में जो आवाम है वो इन दोनों का टाकरा देखना चाहती है। अभी हम इधर लंदन में यहाँ 12 तारीख को भी एक मैच है और देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। लॉर्ड्स पे है ये। तो ये गेम्स तो चलती रहती हैं, लेकिन आपने सही सवाल किया। ये पॉलिटिकल जो उसको बना देते हैं पर्टिकुलरली इंडिया से, ये बड़ी अफसोसनाक चीज है कि आप खेल को पॉलिटिकल ना बनाएं, आप खेल को खेल रहने दें और प्ले इन द राइट स्पिरिट। लड़के भी यही चाहेंगे। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि कई इंडियन प्लेयर्स ने बड़े डिरोगेटरी कमेंट्स दिए थे पाकिस्तान के ऊपर, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कभी भी। I was very saddened, particularly ये सुनील गावस्कर मेरा दोस्त है, हम खेले हुए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इस तरह की आपको बात नहीं करनी चाहिए। आप स्पोर्ट्स के मैदान में रहें और जो पॉलिटिकल्स हैं उनको अपने मैदान में खेलने दें। सो बट अल्लाह करे आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। बट वी होप दैट इट विल बी अ गुड सीरीज। वी होप फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट ये बड़ी अच्छी है। लेकिन मेरी जो एक रिजर्वेशन यही है कि देखो, अगर पाकिस्तान में हो रही है तो पाकिस्तान में खेलो, इंडिया में हो रही है तो इंडिया में खेलो। क्रिकेट हैज टू बी सुप्रीम अबव ऑल ऑफ दीज नेगेटिविटीज। बिल्कुल सर, ऐसा ही क्रिकेट शुड बी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ये भी समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। हमने देखा कि क्रिकेट गुरूज की तरफ से बहुत डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आई अभी जो कशीदगी हुई पाक भारत कशीदगी के हवाले से, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग एनीथिंग अबाउट द क्रिकेट। Yes, you're absolutely right. And hats off to all the Pakistani cricket. Hats off to the Pakistan Cricket Board कि जिन्होंने ना I'm sure उन्होंने एक डायरेक्टिव भी दिया होगा कि भाई आपको बयानात ना दें, क्योंकि आपने तो खेलना है यार। ये आपस में तो लगी रहती है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, एक सेमीफाइनल हुआ था आई थिंक 2011 में,
2011 में ये सेमीफाइनल हुआ था मोहाली पे, तो हमारे वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी, तो हम सुबह गए हम मैच देखा, सेमीफाइनल था इंडिया पाकिस्तान। इट वॉज प्लेड इन सच अ गुड स्पिरिट कि मैंने इंडियंस को भी देखा, पाकिस्तानीज भी गए हुए थे, और जहां मनमोहन सिंह साहब और मिसेस गांधी बैठे थे, आई थॉट इट वाज अ फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर। तो ये आप जब क्रिएट कर सकते हो हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्यों इसको एक उछालते हो मीडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया फिर इसको प्ले आउट करता है। तो ये जो चीज है, आई थिंक वी शुड बी रिफ्रेनिंग फ्रॉम इट। एंड जिस तरह आपने सवाल किया, वेल डन पाकिस्तानी प्लेयर्स दैट यू स्टेड आउट ऑफ पॉलिटिक्स, और आपने ऐसी कोई गलत और मैं समझता हूँ कोई डैमेजिंग स्टेटमेंट्स आपने नहीं दी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। ये जो पाक भारत का जो टाकरा है 7 सितंबर को मुतवक्के है, हाउ आर यू रेटिंग बोथ टीम्स? किसका पलड़ा आपको लगता है कि भारी होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आज जो सेकेंड डे है, जो टेस्ट मैच हो रहा है इंग्लैंड और इंडिया का, आज शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, मुझे तो हमेशा इसमें बड़ा एक नजर आया था। जब ये इंडिया की टीम में आया था, मैंने कहा था कि बहुत इसका पोटेंशियल है, और इस लड़के ने प्रूव किया। नाउ ही इज आल्सो द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड ऑफ कोर्स जसपाल है, इनकी टीम अच्छी है, इनके जाते हैं और इनकी रिप्लेसमेंट इमीडिएटली आ जाती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज अ वेरी वेल नेटेड साइड। ये लंबा सोचते हैं, लंबा प्लान करते हैं, और ये जो सिलेक्शन है ये बहुत पहले कर लेते हैं। हालांकि लास्ट मिनट कल चेंजेस भी हुई हैं, बुमराह को नहीं खिलाया उन्होंने, प्रोबेबली मे बी ही वाज इंजर्ड, गॉड नोज, देयर इज नो रिपोर्ट्स ऑन इट, बट हैविंग सेड सो, ये अपने लड़कों को स्पेयरिंगली यूज करते हैं। हम नहीं करते। हमारे पास शाहीन अफरीदी है, वो नसीम है लड़का, हम बर्न आउट कर देते हैं लड़कों को। तो ये जो बर्निंग आउट प्रोसेस है, इसको आप ना करो, आप लॉन्ग टर्म सोचो, और जो भी आपने पहले भी एक जिक्र किया है, आप जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको तैयार करने की कोशिश करो। और आज से एंड आई मीन टुडे इन जुलाई, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सितंबर। हम lastminute.com पे करते हैं, ये मत करो यार, खुदा के लिए थिंक अहेड। लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपकी एक जो टीम है वो एक निटेड टीम नजर आती है। ये इस चीज पे हम लैक करते हैं, एंड आई थिंक वी नीड टू बी गेटिंग ओवर इट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, प्लानिंग की बहुत अशद ज़रूरत है, जो कि नहीं दिखाई देती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। मगर ये मुझे बताइएगा कि क्या हर खिलाड़ी हर फॉर्मेट में चल सकता है? व्हाई कांट दे स्पेसिफाई डिफरेंट प्लेयर्स इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स? एक जमाने में सब लड़के, ये वनडे आया नहीं था, वनडे खेलना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद 3 डेज भी आ गया, फिर टेस्ट मैच भी हुआ, अब तो T10 और T20 आ गए। अब इट इज अ फार मोर फास्टर गेम इन कंपैरिजन टू द वनडे गेम। तो इसके अंदर यस, आप उन लड़कों को रखो जिनको हम क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गटका मारने वाले, क्योंकि ये इसमें आपको टेक्निक कोई नहीं चाहिए होती है, इसमें आपको दिल चाहिए होता है, आपको जो क्लोजिंग फील्डर्स होते हैं, आपको जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए, पर्टिकुलरली T20 में, टू योर क्वेश्चन, जिनकी आंख अच्छी हो। यहाँ फुटवर्क कोई नहीं देखता, यहाँ आंख अच्छी हो, और जब आंख अच्छी होगी, अडेप्टेबिलिटी उस लड़के की अच्छी है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ अ प्लेयर यू वांट। यस, जो T20 वाला है वो हमेशा आप देखोगे कि इम्पेचुअस शॉट्स खेल के वनडे के अंदर भी और टेस्ट मैच के अंदर भी वनडे शॉट्स खेल के ये लोग आउट हो जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो कीड़ा होता है। जो जब आप बैटिंग कर रहे होते हो और आपका पूरा क्राउड आपको देख रहा होता है, तो यू ऑल्सो प्ले फॉर द गैलरी। तो ये जो चीज है ये नेचुरल है, इसमें आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमें लड़के चाहिए अपने अपने फॉर्मेट के टेम्परामेंट के साथ, और ये टेम्परामेंट जो है, ये जो आपके सिलेक्टर्स हों या आपके गुरुज हैं, ये इनका काम है, इनको सिंगल आउट करना। बिल्कुल ऐसा ही है सर। शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर की जो इंजरीज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? क्योंकि शादाब खान अगर हम देखें, डोमेस्टिक में देखें, PSL में देखें, तो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हुए हैं। कई लड़के होते हैं वो इस लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। मैं तो 2 का हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मार्क रामप्रकाश और ग्रैम हिक। अब हिक ने, वो कहते हैं ना, घास जला दी हुई है काउंटी क्रिकेट के अंदर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, लेकिन जहां भी टेस्ट मैच के अंदर आया, ये दोनों रामप्रकाश भी ये बिल्कुल फेलियर हो गए।
तो ये शादाब जो है मेरी नजर में ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, ये छोटे मैचेस का है। ठीक है, वो कर लिया। हमने देखना है लड़के को जब एक बड़े एक प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, वहां टेम्परामेंट देखा है। एंड मैंने इसको देखा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी चंद साल पहले बर्मिंघम के अंदर, वहां भी ही जस्ट डजंट हैव दैट थिंग कि जो अल्लाह करे ये डेवलप करे, अल्लाह करे ये बहुत अच्छा मेहनत और करे, बट ही हैज टू वर्क ऑन हिज क्रिकेट। और इस लेवल के ऊपर ये जो फुल टॉसेस मार देता है एंड डाउन द लेग साइड, उसके अपनी लाइन इधर उधर कर देता है, लाइन एंड लेंथ का इशू हो जाता है। बिल्कुल लाइन एंड लेंथ का इशू भी हमने भी देखा है। अच्छा, नसीम शाह को आप कैसे ले रहे हैं, और अगर वो टीम में नहीं है, इंजरी का शिकार है, तो हाउ लॉस इट वुड बी फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? नसीम शाह इज अ ग्रेट, मैं समझता हूँ उसमें बहुत पोटेंशियल है। इज अ वेरी फाइन बॉलर, न्यू फाइंड ऑफ द ऑफ द एरा। एंड इस लड़के को हमें जाया नहीं करना। ठीक है, अगर इंजरी है उसको रेस्ट करवाओ, उसकी इंजरी को करो। आपने उसको नहीं वो साहिबजादा को भेजा था कि भाई ठीक हो जाए और वो आके खेलेगा उसके बाद। तो हमें लड़कों को केयर करना है। देखो, ये लड़के आपको खुशियां देते हैं, आप बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, लेकिन जब ये इंजर होते हैं हम इतना ख्याल इनका नहीं रखते। लेकिन ये जो अब जो चेयरमैन आए हैं, क्या नाम है इनका, मोहसिन नकवी, आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब। हाँ, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। एंड ये भी मैं समझता हूँ कि हैंड्स ऑन चेयरमैन है अपने पोजीशन पे आके। मैं समझता हूँ कि ये भी सीख रहे हैं, इन्होंने भी सीखा है, और इनके अब जो डिसीजंस आ रहे हैं आई थिंक वेरी गुड। एंड इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू एडजस्ट एंड अडेप्ट। तो उस लिहाज से आई थिंक जो बोर्ड की जो पॉलिसीज हैं, इसमें स्टिल भी अभी बहुत काम करना है ना। बोर्ड ये नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें काफी फॉल्ट लाइंस हैं, लेकिन इनको हमने ऐसा ऐसा ठीक करना है। सो नसीम को मैं समझता हूँ कि इसकी इंजरी अपनी जगह पे, लेकिन इसका आपने ख्याल करना है। हाँ बिल्कुल सर, रिहैब की ज़रूरत होगी आफ्टर दैट, एंड आई होप जो क्रिकेट बोर्ड है उसको रिहैब प्रॉपर तरीके से करवाया जाए। सलमान मिर्ज़ा और सफियान मकीम के बारे में आप क्या कहते हैं सर? वो टीम में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है, हाउ इम्पोर्टेंट इट वुड बी फॉर द टीम? आई थिंक ये बहुत लड़कों में बहुत पोटेंशियल है, यू हैव टू गिव देम द चांस। अच्छा, यहाँ ये जब आपने कहा कि हाँ जी इनको आ दिया, अब आपने इनको एक चांस आपने सिलेक्ट कर लिया है, आप इनको खिलाएंगे भी, आप इनको टूरिस्ट नहीं रखेंगे कि जाए इधर जा रहे हैं और 12th मैन है, 13th मैन है, बैठे हुए बाहर। नो, इनको खिलाओ, इनको चेक करो, इनके टेम्परामेंट को बड़े मैच के अंदर चेक करो, एंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सी कि इनका ट्रू पोटेंशियल क्या है। और ये लड़कों को जब हम किसी को भी खिलाते हैं और हम उनको रखते हैं, तो हमें उन पे पूरा कॉन्फिडेंस उनको देना है। And I'm sure जो कैप्टन है, कैप्टन will be talking to them, the coach will be talking to them, because नया लड़का जो भी आता है उसके वो कहते हैं ना क्रिकेटिंग टर्म में बटरफ्लाइज होती हैं अंदर पेट में। तो वो जो बटरफ्लाइज है, we need to get rid of those butterflies, and confidence has to be instilled on those players। बड़ी बेसिक चीज है। हम बड़ी टेक्निकलिटी में चले जाते हैं, हाँ जी उसने ये करना, उसका बैकलिफ्ट ठीक नहीं है, लाइन लेग ये नहीं। आप छोड़ दो। जब आप एक लड़के को इस लेवल पे सिलेक्ट करके आते हो, उस लड़के का पोटेंशियल आपको पता है, और इसीलिए आप उसको वहां लेके आए हो। सिर्फ उसकी फाइन ट्यूनिंग होने की जरूरत होती है और कॉन्फिडेंस देने की जरूरत होती है। पीजे मीर साहब, हमने ये भी देखा है जो लड़के आते हैं वो एक मैच खेलते हैं, एक मैच के बाद वो नहीं चलते, तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि मंजर से ही गायब हो जाते हैं। ये इतना बड़ा अलमिया है क्रिकेट बोर्ड का या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ऐसा क्यों है? यही आपने देखो, ये आपने एक दुखती रग पे अपने टच किया है। क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, बहुत पोटेंशियल रहा है भी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़का अगर परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको उसी वक्त निकाल देते हो। और भाई ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है, 1 मिनट में आप हीरो हो, दूसरे मिनट में जीरो, और यहाँ आपने मेहनत करनी है और आपको मेहनत करवाई जाती है। जो मैंने पहले कहा है ना, आपको लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस देना है। बिल्कुल सही कहा। आप एक मैच खिलाते हो, वो परफॉर्म नहीं करता, तो यार को गारंटी है? किसी के पास फ्रेंचाइज तो नहीं है ना कि हर मैच में जाके 100 करेगा या 50 करेगा या 6 आउट कर देगा। ये कोई गारंटी नहीं होती है। आपने लड़कों को लेकर चलना है। जब आप एक लड़के को इतने लेवल पे आप लेके आए हो, यार उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं डालोगे, ये जो आपने सवाल किया ये आज का सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान की क्रिकेट हमने शुरू की है, ये उस वक्त के सवाल है। एक लड़के को खिलाया, बाहर निकाल दिया, उसको 2 मैच खिलाया, फिर बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद आपने सही कहा, उसके बाद उसको पूछता ही कोई नहीं।
और नहीं पूछता, लड़के बाहर जाके खेलना शुरू कर देते हैं। वो हमारा वो मैं इस लड़के का नाम भूल रहा हूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर, इतना अच्छा लड़का था, उधर पाकिस्तान में खेलता, वो साउथ अफ्रीका के लिए जाके खेल गया वो। तो ये जो चीजें हैं ये हमें अपने मद्देनजर रखना चाहिए। लड़के बाहर क्यों चले जाते हैं? बिकॉज बाहर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे अंदर अभी भी। बदकिस्मती से सिफारिश अभी भी चलती है, चिट अभी भी चलती है। अल्लाह करे मोहसिन जो है ये इन चीजों को खत्म करे। आई होप सो सर, ऐसा ही हो। जाने से पहले सर छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी कि यूएई पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीरीज आ रही है बिफोर एशिया कप, हाउ इम्पोर्टेंट इट वुड बी फॉर द एशिया कप? सबसे पहले अफगानिस्तान की जब हम बात करेंगे, नियो टीवी के तासुर से मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये अब काबुल में देख रहे हैं, देखो आपके जो लड़के हैं, जो फैंस हैं, इनका बर्ताव अच्छा नहीं है। इंग्लैंड में भी हमने देख लिया है इनका बर्ताव, हमने यूएई में भी देख लिया है। आप अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। अफगानिस्तान शुड बी प्राउड कि उनके लड़के खेल रहे हैं इस लेवल के ऊपर। ये जो फैंस हैं इन्होंने बड़ी बदतमीजी की हुई है, और आप अगर ज्यादा आप करोगे आपको इंटरनेशनल वो कहते हैं ना मैचेस के अंदर आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको नहीं लेके आएंगे वो दोबारा। यूएई में जो मुझे बताया गया है क्रिकेट अथॉरिटी से, जिन जिन लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है वो आइंदा मैच नहीं देख सकेंगे यूएई के अंदर। सो ये एक अच्छी चीज है ये अफगानिस्तान। वी आर वेरी हैप्पी कि अफगानिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है, बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है। पर्टिकुलरली मैं तो सिंगल आउट राशिद को करूंगा, यू नो ही इज एन आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास, नबी भी बहुत जबरदस्त है, आउट ऑफ क्लास बॉलर। तो इनकी टीम बन रही है, बनाई। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लड़कों का बड़ा इसमें हाथ है कि जो उनको इनकरेज करते हैं, बिल्कुल, और जाके उनको ट्रेन किया है, स्पेशली जाके उनको कोच किया है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, यू बीन ऑन द वीडियो लिंक फ्रॉम लंदन एंड इट्स अ ग्रेट सेशन विद यू। डेफिनेटली विल टॉक मोर ऑन स्पोर्ट्स अगेन। तो व्यूअर्स, एशिया कप जो होने वाला है उसकी तैयारियां जो है मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन शेड्यूल का जो ऐलान है थोड़े ही दिनों में किया जाएगा। देखना यह है कि पाक भारत टाकरा जो है किस करवट लेता है और जीत किसकी होगी, किसका पलड़ा भारी होगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करना है कि लाहौर के इलाके में जोहर टाउन स्पेशली में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक फार्म हाउस का पालतू शेर पिंजरा खोल के बाहर निकल आया और उसके बाद सड़क पर आ गया और राहगीरों पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शेर फार्म हाउस की दीवार फैलांग कर बाहर निकलता है और सामने से आती हुई खातून पर झपट पड़ता है। खातून को जख्मी करने के बाद शेर आगे बढ़ता है और 2 बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 27 साला खातून समीना, 5 साला जेवियार और 7 साला अजहान शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने तस्दीक की है कि ये फार्म हाउस 2 भाइयों की मलकियत है। अफसोसनाक तौर पर यह वाक़ये के बाद मालिक शेर समेत रूपोश हो चुका है, जबकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस दोनों की जानिब से इनकी तलाश जारी कर दी गई है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर गैर कानूनी तौर पर रखा गया है और मालकान को इसकी सजा दी जाएगी, जिसकी तहकीक अभी भी जारी है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या रिहायशी इलाकों में खतरनाक जानवरों को रखना सिर्फ शौक है या कानून की खुला खिलाफ वर्जी है? क्या ये मजाक है और ऐसे खतरात को रोकने के लिए क्यों नहीं अमल किया जाता, ये क्यों नहीं इकदाम किए जाते? तो ये इतना बड़ा जो वाकया है ये हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि जो सड़क पर जो हैं जंगली कुत्तों ने जो है लाहौर के इलाके में 2 बच्चों को निगल लिया, एक बच्ची को तो निगल लिया और एक बच्ची को जख्मी भी किया। तो ये जो वाकया है ये पेश आया, तो ये क्यों नहीं क्रैक डाउन किया जा रहा? ऐसे वाकया जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? शहरी इलाकों में, पॉपुलेटेड इलाकों में वाइल्ड लाइफ ब्रीड को रखे जाना और बिग कैट्स को रखना कितना खतरनाक है, और क्यों नहीं वाइल्ड लाइफ जो है वो बाकायदा तौर पे छापे मार रहे हैं, बाकायदा तौर पे इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है कि आप जो हैं एक पालतू नहीं बल्कि एक वाइल्ड एनिमल को आप अपने घरों की जीनत बना रहे हैं, और वो वाइल्ड एनिमल है वो डोमेस्टिकेटेड नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है जो कि किया जा रहा है। इसके बरक्स जो है पहले भी कहा गया था
कहा कि पालतू कुत्ते नहीं बल्कि जो जंगली कुत्ते हैं उन पर एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाएगा, मगर वो क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। हर रोज जो है इस तरह के जो वाकयात हैं वो देखने और सुनने में आ रहे हैं। क्या इस पे कोई प्रॉपर कमेटी बनाई जा रही है या कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन की जा रही है या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी इदारों की जानिब से? इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर देखना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का ज़िया है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं लाइंस ऑफ पाकिस्तान की। लाइंस ऑफ पाकिस्तान वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ सॉफ्ट इमेज बिखेरा है पूरी दुनिया में, बल्कि कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है। तो कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इस जुमले को सच कर दिखाया है कराची के नौजवान ताहा अहमद ने, जिन्होंने अपनी फैमिली के हमरा 55 दिन में कार के जरिए 23 ममालिक का सफ़र तय किया। ये सिर्फ एक सियाहती सफ़र नहीं था, बल्कि जज्बे, हौसले और हिब्बुल वतनी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में उजागर किया है। ताहा, उनकी अहलिया और कमसिन बेटे ने पाकिस्तान से अपना सफ़र शुरू किया और ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी से होते हुए लंदन का हैरत अंगेज सफ़र किया, और वो भी कार के ज़रिए। ताहा हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताएं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने इतना बड़ा सफ़र जो है वो गाड़ी पे किया है। ये जो इतना बड़ा सफ़र जो किया है, ये कैसे मुमकिन हुआ? बस अल्लाह ताला की मदद साथ थी, इरादा मजबूत था, बेगम का साथ था। हमने कहा करते हैं सफ़र, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करी और हमने पूरा कर लिया मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कराची से निकले और कराची से फिर आपने कहाँ से रास्ते लिए, थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि व्यूअर्स सुन रहे हैं, मे बी वो भी एक दिन ऐसा एक्सपीरियंस ले सकें। बिल्कुल, सफ़र थोड़ा इतना आसान नहीं था। हमने कराची से शुरू किया था और बलूचिस्तान के ज़रिए हम लोग गए थे गवादर रूट से ईरान की तरफ। तो उस वक्त हालात भी इतने साजगार नहीं थे हमारे लिए, लेकिन ये कि अल्लाह ताला की मदद साथ थी। फिर ईरान हमने क्रॉस किया पूरा, फिर उसके बाद हम तुर्की गए। तुर्की से हमने यूरोप एंटर किया था ग्रीस के ज़रिए से। और मेरी कोशिश ये थी कि उसके बाद मैं ऐसे मुल्क जाऊं जहाँ पे मैं बकरीद कर सकूं, तो मैं फिर बल्कान रीजन से गुजरता हुआ बोस्निया की तरफ गया था। तो बोस्निया में मैंने बकरीद की नमाज़ पढ़ी थी, वहाँ पर हमने ईद मनाई थी। फिर उसके बाद हम लोग मेन लैंड यूरोप एंटर किए थे क्रोएशिया के ज़रिए से। फिर वहाँ से और ममालिक गए, इटली था, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स। फिर लास्ट में फिर फेरी के ज़रिए हम लोग यूके आए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपने सफ़र किया तो किधर किधर क़याम पज़ीर आप हुए और कितनी देर आपने ड्राइव की? क्या आपने अकेले ड्राइव की थी? नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों ड्राइव करते हैं, और हमारी कोशिश होती थी कि दिन में 6 से 7 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं करें बिल्कुल भी, और दिन के टाइम पे ड्राइव करें, क्योंकि फैमिली साथ है। रात के वक्त हाईवे ड्राइविंग मैं थोड़ी अवॉइड करता था। और लेकिन ये कि जो स्टेज होते थे वो भी हम लोग कोशिश करते थे कि शहर से थोड़ा बाहर हमें जगह मिल जाए। एयरबीएनबी जैसे एक एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग रूम बुक कर लेते थे जहाँ भी पहुँचने वाले होते थे उससे कुछ देर पहले। तो वो हमारे लिए आसानी हो जाती थी। वो थोड़ा सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है और उससे आपको लोकल लोगों से मिलने का मौका भी मिल जाता है। अच्छा तलहा, मुझे बताइएगा ताहा कि कितने वीज़ाज दरकार हैं, कहाँ के वीज़ाज लिए, और फिर जब ट्रैवलिंग रूट सोचा तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको उसके लिए? बेसिकली वीज़ाज तो 4 ही थे। उसमें यूके का वीज़ा था, शेंजन का वीज़ा था जो कि यूरोप के लिए था, और टर्की का और ईरान का। ये 4 थे। और लेकिन ये कि मुश्किलात आती रही थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही से हो गया था, कोई इतना मसला नहीं हुआ। रूट प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। हमने काफ़ी इस पे टाइम लगाया था कि क्या रूट सेफ़ है, किसको लिया जाए, किस जगह से जाया जाए, कोई ऐसी ख़तरे वाली बात ना हो कहीं से भी। तो हर जगह हम लोगों ने सेफ़ रूट देखकर ही वहाँ से ट्रैवल किया। अच्छा ताहा, मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लंदन, तो आई थिंक 3.5 लाख का टिकट है, ठीक है?
फॉर वन पर्सन नॉर्मली। तो आपने कितना इसको ब्रेकअप किया और कितने आपके पैसे लगे पेट्रोल पे, कितना आपके पैसे लगे कोई आपने स्टे किया, खाना पीना किया, और इसके बाद ऑब्वियसली ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है दैट बियॉन्ड द लिमिट, बट फिर भी कितना खर्चा आया होगा? बिल्कुल टोटल एस्टिमेट हमने लगाया था, जैसे आपने बोला फ्लाइट के लिहाज से देखें तो मैं तो कहूँगा कि मेरा कुछ भी खर्चा इतना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पेट्रोल का खर्चा अगर सिर्फ लगाया तो 18,000 किलोमीटर गाड़ी चली, तो वो तकरीबन कोई 6 लाख रुपए का पेट्रोल लगा खाली हम उसमें। आप सोचें 3 लोगों ने ट्रैवल किया है। और इसी तरह से फिर हम स्टेज का भी देखते हैं, तो स्टेज का मैंने अपना एक बजट अपने जहन में सेट किया हुआ था कि मुझे पर नाइट इतना एक्सपेंड करना है उसके ऊपर। तो हम लोगों की कोशिश होती थी कि ये $50 to $60 की रेंज में जो है हमें पर नाइट का स्टे मिल जाए। तो स्टे का भी ओवरऑल खर्चा जो है 2 महीने, हमने 60 डेज पहुंचे हैं हम लोग यूके, तो वो अराउंड ऐसे ही था, वो भी 6 to 7 लाख के करीब का फिगर था स्टे का। तो नॉर्मली जो टोटल खर्चा अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं अभी अपनी ट्रिप का, तो तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब है PKR। जी बिल्कुल ऐसे ही। ताहा मुझे बताएगा कि आपने बताया कि आधा टाइम आपकी बेगम चलाती थी, आधा टाइम आप चलाते थे। जी। तो आप लोगों के पास, दोनों के पास इंटरनेशनल लाइसेंसेस थे, और वो कहाँ चेक होते थे? जी इंटरनेशनल लाइसेंस बड़ा ज़रूरी है। जिस वक्त हम लोग पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो उसकी वो एक लाजमी रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने हमसे लाइसेंस मांगा था कि आप अपना लाइसेंस दिखाएं इंटरनेशनल वाला, तो उसके ज़रिए, उसके बगैर वो लोग एंटर नहीं होने दे रहे थे। तो ईरान में हमें चेक किया था, फिर जब हम टर्की एंटर हो रहे थे जब भी चेक किया, और फाइनली यूरोप में भी जब हम लोग एंटर होते हैं, हर बॉर्डर्स पे वो लोग आपका वीज़ा चेक करते हैं, और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है हमारे यहाँ वो होना चाहिए, और लाइसेंस बहुत लाजमी है इसमें। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो होता है IDP कहलाता है, ये किसी भी हमारे यहाँ जो भी लाइसेंस ऑफिस हैं वहाँ से बन जाता है, लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, हर बॉर्डर पे चेक होता है ये। अच्छा, आपके बच्चा बिल्कुल छोटा सा था, आपके साथ था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बार बार रुकना पड़ा था वॉशरूम के लिए, क्या एक्सपीरियंस था, क्या चैलेंजेस थे बच्चे के साथ? बिल्कुल बच्चे के साथ चैलेंजेस अपने साथ ही आते हैं, जैसे आपको पता ही है वो छोटा है, अभी 2 साल का भी, वो आज हुआ है, आज उसकी बर्थडे है। अच्छा। तो उसके साथ ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी रही हम लोगों ने, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, हम लोग उसके साथ पहले भी रोड ट्रिप्स कर चुके हैं। टर्की में पहले मैं कर चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी कर चुका हूँ, तो हमें थोड़ा सा उसका रूटीन का आइडिया था। इसमें मेरी वाइफ है, उन्होंने उसको ज़्यादा संभाला क्योंकि वो अटैच होता है वहाँ से। और ये कि गाड़ी में, जैसे आपको पता है यूरोप में आप कार सीट के बगैर बच्चे को नहीं बिठा सकते, और आगे तो बिल्कुल ही नहीं बिठा सकते, तो हम दोनों में से कोई ना कोई एक उसके साथ पीछे बैठता था लाजमी, हम लोग भी आगे नहीं बैठते थे ताकि वो आराम से सेटल्ड रहे। और सबसे मेन चीज़ उसमें ये थी कि हम उसको जो है ना टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, तो मोबाइल टैबलेट वगैरह कुछ नहीं देते, तो जो भी रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है वो उन चीज़ों को एक्सपोजर मिलता है उसको चीज़ों से। काफ़ी लोगों से यहाँ पे वो मिला, यूरोप में, टर्की में भी, ईरान में भी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। उसको हम नेचुरल चीज़ों से खेलने के लिए टाइम देते थे, झूलों पे लेके चले गए, बीच पे लेके चले गए खेलने के लिए, तो उससे वो बड़ा इंगेज रहता है। और ये कि उसको ना बिल्कुल और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है इसी ट्रिप पे हमने देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, उसको उसने एंजॉय किया, उसने बहुत एंजॉय किया। आपके सुनने से तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें रास्ते में देखी, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, कौन कौन सा आर्किटेक्चर, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपन हुआ हो आपके साथ, प्लीज शेयर विद अस। जी इंटरेस्टिंग हुआ था। हम लोगों ने कभी ईरान का इतना नहीं सुना था, लेकिन ईरान में जो इस्लामिक कल्चर हमने देखा और जो पुरानी साइट सीइंग इनकी कल्चरल चीज़ें थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी हमारे लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, हम लोग ईरान के शहर में थे इस्फहान में, तो वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट क्या है, एक छोटा साइट सीइंग की जगह है, काफ़ी बड़ी पुरानी। तो वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोगों को वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिले, वो तेहरान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे सारे। अच्छा। तो वो लोग जब हमसे मिले ना, तो एक तरह से वो हम लोगों ने अपने ट्रिप का एक पोस्ट कार्ड बनाया हुआ था, तो हम लोग उनको दे रहे थे, उनके टीचर भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वो लोग इतने हमसे पता नहीं इंस्पायर हुए या क्या हुए कि उन्होंने सारे अपने क्लासमेट्स को जमा कर लिया, तकरीबन 40-50 वो स्टूडेंट्स थे। उन सब ने आए, हमसे मुलाकात करी, उन सब ने उस मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर हमारे साथ तस्वीर खिंचवाई। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था और बहुत अच्छा भी लगा उसमें। उन लोगों को ईरान में ख़ास तौर पे ना, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से जो लोग आए, मेहमान नवाज बहुत हैं ईरान वाले। हॉस्पिटल नेशन है, बिल्कुल ऐसे हॉस्पिटेबल नेशन है। अच्छा, तो सबसे अच्छा मुल्क आपको कौन सा लगा जब आपने क्रॉस किया, आपको लगा कि दिस इज द कंट्री आई वुड ऑलवेज
dream to be around, या I would have stayed here for more days? जी, असल में हम लोग इतनी जल्दी-जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना, तो सीनरी भी चेंज होती जा रही थी, तो बड़ा एक कोई पिक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे हम लोग बल्कान्स में थे तो हमें लगा मोंटेनेग्रो एक कंट्री है अल्बानिया के पास ही। हम जब वहाँ से गुजरे तो वो बहुत खूबसूरत थी। हमने कहा यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़े, स्विट्ज़रलैंड की तरफ आए, तो स्विट्ज़रलैंड तो बस मैं क्या बताऊँ, अल्लाह ताला की जो कुदरत है वहाँ पर, बिल्कुल ऐसा ही है, हेवन ऑन अर्थ। जो उसकी सीनरी है, और खास तौर पे ड्राइव करी हमने, हम लोग इटली से जब स्विट्जरलैंड एंटर हुए, इट वाज मैं क्या बताऊं आपको, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते ही जो सीनरी चेंज हुई है ना, वो बिल्कुल ऐसी थी कि मैंने कहा नहीं, यहाँ पे इंसान को वक्त लगा के आना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए था स्विट्जरलैंड में। तो वो जगह मुझे ऐसी लगी कि मैं दोबारा जाऊँ वहाँ पर और इसको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करूँ। तो खाने कहाँ के पसंद थे? खाने सबसे अच्छे लगे मुझे अल्बानिया के जो खाने ना, वो असल में उनके टेस्ट ऐसा होता है जो कि हम लोगों के लिए एज अ पाकिस्तानी थोड़ा सा फ्लेवरफुल खाने होते हैं उनके आगे। मतलब उसमें आपको नमक मिर्च की भी कोई कमी नहीं लगेगी, और जो अलग से उनका अपना लोकल स्टाइल है कल्चर के हिसाब से, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं उनके खाने। और क्योंकि वो लोग भी थोड़े से मुस्लिम कल्चर है वहाँ पर, तो हलाल खाना भी वहाँ पे मिल जाता है ईजिली। लेकिन ये कि अल्बानिया का खाना मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। फिर मेनलैंड यूरोप आ गई तो खैर हम लोगों ने कोशिश करी, क्योंकि जब फिर हलाल खाने का थोड़ा सा मीट वगैरह का इशू होता है कि आपको चेक करके लेना पड़ता है, तो फिर हम ज़्यादातर देसी रेस्टोरेंट्स में जाते थे। लेकिन ये बल्कान्स रीजन का खाना बहुत अच्छा था। बोस्निया की डिशेस बहुत अच्छी थी, जो कि हमें मज़ा आया खा के। अब वापसी भी आप गाड़ी के जरिए करेंगे? नहीं, वापसी मेरी इंशाल्लाह बाय एयर है। अच्छा। मैं गाड़ी यहाँ से अपनी शिप करूंगा, क्योंकि अभी हालात इस तरह के साजगार नहीं है कि इस तरह से बाय रोड आया जाए फैमिली के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच ताहा अहमद खान, जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया। 55 दिनों का जो उनका सफ़र है, एक ख्वाब जो है उन्होंने हकीकत में बदल दिया, और उनका यही कहना था कि खूबसूरत सैनिक व्यूज़, अच्छे खाने, अच्छी हॉस्पिटैलिटी उन्होंने देखने में उनको मिली। तो जो लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये एक रोल मॉडल है ताहा। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं मुल्क में मौसम के हवाले से। मुल्क भर में एक बार फिर शदीद बारिशों, आंधी, तूफान और सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने 6 से 10 जुलाई के दौरान पाकिस्तान के बेशतर शहरों में शदीद मौसमी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तेज़ तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं, और शहरी दोही इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। बिजली की बंदिश, ट्रैफिक हादसात ना होना और खदशा जाहिर किया है कि बिजली का ना जाना भी मुतवक्के है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पूरे सिस्टम के बारे में बात करें कि मौसम की सूरत हाल जो पूरे मुल्क में है वो किस डगर जाएंगी, और अल्लाह ना करे कोई हादसा ऐसा पेश आएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त NDMA के तज्ज़ियाकार हैं और मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं जवाद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद मेमन साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि NDMA की तरफ से जारी करदा जो हाई अलर्ट है, आपको कितना संजीदा सूरत हाल लग रही है इस हवाले से? देखिए, बेसिकली इदारे जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं लोगों को, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बेसिकली इस वक्त जो है वो मानसून की बारिशें जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों में जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से ये पंजाब, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो है वो काफ़ी तेज़ बारिशें हमने देखी। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो है वो पिछले 24 घंटों से मानसून का जो एक्सेस है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाके यानी कि सिंध और बलूचिस्तान की तरफ है। तो कल की तारीख में हमने देखा कि बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में तेज़ बारिशें रहीं, सिंध के भी कुछ इलाकों में जो है वो बारिशें अच्छी रहीं, खुसूसी तौर पर थरपारकर, नगरपारकर के इलाकों में, क्योंकि इस वक्त जो है वो ज़ेरे सिंध के करीब जो है वो एक सर्कुलेशन बनी हुई है, जिसके ज़ेरे असर ये मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो सिंध के काफ़ी सारे इलाकों को मुतासिर कर रहा है। और आने वाले अगले 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन के दौरान जो है ये स्पेल जो है वो मजीद सिंध के काफ़ी सारे इलाकों को, साथ ही साथ बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे इलाकों को जो है ये अच्छी बारिशें देगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में जो है वो हाई अलर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है? देखिए बेसिकली ये जो सिलसिला है ये 5 तारीख तक चलेगा। इसके बाद जिस तरह आपने बताया कि 6 तारीख से लेकर तकरीबन 10 से 11 तारीख तक जो है वो एक और नया स्पेल शुरू होगा जो पाकिस्तान के बड़े हिस्से को मुतासिर करेगा। अब इसमें सिचुएशन ये है कि एक तो मानसून का हवाएं भी जो है वो उन इलाकों में मूव कर रही होंगी, स्पेशली पंजाब और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो है वो 6 तारीख से एंटर होगा। तो इन दोनों फ्रंट्स के साथ जो बारिशें होती हैं तो फिर पंजाब के अपर एरियाज में और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। और पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत ज़्यादाबारी और 1 से 2 काफ़ी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के इवेंट्स भी जो है वो देखे जा सकते हैं। इसकी वजह से फिर जब पता है कि आपको कि जब पहाड़ों में बारिशें तेज़ होती हैं तो फिर दरियाओं में तुगयानी आती है और फिर फ्लैश फ्लडिंग का भी, लैंड स्लाइडिंग का भी खतरात मौजूद होते हैं। तो उन इलाकों में जो है वो जो भी लोग मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें अलर्ट रहने की खासी ज़रूरत है। और ये सिलसिला जो है वो 6 से 7 तारीख से जो है वो जोर पकड़ेगा और तकरीबन 10 जुलाई तक 11 जुलाई तक जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में, यानी कि कह सकते हैं कि 70 से 80% इलाकों में अच्छी बारिशें देगा। वक्तन फवक्तन ये गैप्स के साथ चलेगी। जवाद अहमद साहब, अच्छी बारिशें तो देगा, बिल्कुल आपने कहा है, मगर ये बताएं कि अर्बन फ्लडिंग का कितना बड़ा खदशा है, खासतौर पे अगर हम बात करें पेशावर की, लाहौर की और कराची की? देखिए अर्बन फ्लडिंग का खदशा उन इलाकों में, क्योंकि 6 तारीख से जो स्पेल शुरू होगा तो फिर आपको पता है कि तेज बारिश होती है तो टेम्पररी अर्बन फ्लडिंग जो है वो हमारे यहाँ अक्सर शहरों में देखने में आती है, स्पेशली पेशावर के एरियाज में, लाहौर के एरियाज में, गुजरांवाला के एरियाज में। जबकि कराची में जो है वो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा शदीद स्पेल जो है वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल शहर कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन के काफी अच्छे इम्कान हैं और जो दूसरा स्पेल शुरू होगा उसमें भी ज्यादातर लाइट टू मॉडरेट है। उसमें एक आधा जो है वो तेज बारिश का स्पेल हो सकता है। उसमें टेम्पररी अर्बन फ्लडिंग, आपको पता है कि थोड़ी सी बारिश होती है 30, 40, 50 मिलीमीटर, तो टेम्पररी तौर पर अर्बन फ्लडिंग रहती है। ओवरऑल जो है कोई बहुत ज्यादा शदीद खतरा ऐसे फिलहाल नहीं है। जवाद अहमद साहब, ये NDMA डिजास्टर अलर्ट ऐप जो है वो शहरियों को कैसे पता लग सकता है उस ऐप के बारे में, और वो ऐप क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए ऐप तो जो है वो आप जो उनके जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इंडिकेशन यही है कि अलर्ट्स का जो सिलसिला है वहां पे भी देखने में आता है। तो इस हवाले से वक्त फवक्तन रियल टाइम अपडेट्स लोगों तक पहुंच रही हैं, हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस साल आपको पता है कि मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा प्रेडिक्ट की गई हैं और वक्त पे या वक्त से थोड़ा सा पहले जो है वो लोगों को इस हवाले से अलर्ट कर दिया जाए कि फला इलाके में इस तरीके का जो मौसम रहने वाला है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद मिल सकती है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइन बोर्ड्स का ना गिरना और कहते हैं ना कि बिजली के खंभों से बचने के लिए आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए जब इस तरीके का कोई मौसम होता है, स्पेशली थंडरस्टॉर्म्स वगैरह होते हैं या तेज आंधी होती है या लाइटनिंग का खतरा मौजूद होता है, तो कोशिश करें कि इस तरीके के कमजोर स्ट्रक्चर और साइन बोर्ड से जो है वो जितना ज्यादा दूर रह सकते हैं वो रहें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जरा इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा बहुत नजर रखें। साथ ही साथ बिजली के खंभों का तो हम सबको पता है कि जब भी बारिश हो रही है या आप देख रहे हैं कि बारिश के दौरान जो है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे बिजली का खंभा मौजूद है वहां पर थोड़ा बहुत पानी भी जमा हो रहा है, तो जितना ज्यादा हो सकता है उससे दूर होकर ट्रैवल करें, जितना ज्यादा हो सकता है उससे बच के चलें। क्योंकि इकदाम तो किए जाते हैं लेकिन पानी है, बारिश है, तेज हवाएं हैं, उसमें फिर खुदा ना खास्ता कोई भी इस किस्म के वाकयात जो है वो देखने में आते हैं। हर साल हमने सीजन में देखा है। तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा उससे दूर रह के बच के निकल सकते हैं इसी तरीके से चले। स्पेशली बच्चों को जो है वो लाजमी इस हवाले से एजुकेट करें, क्योंकि बच्चे जो है वो फिर मौसम बारिश का है, हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होती भी नहीं है, खेलने जाते हैं बाहर, बारिश में नहाने जाते हैं, तो फिर इस किस्म के वाकयात देखने में आते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को जितना ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं कि इस तरीके के लूज स्ट्रक्चर, साइन बोर्ड्स या बिजली के खंभों से जो है वो जितना ज्यादा दूर रह के जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, करें। जवाद अहमद साहब, रिसेंटली हमने देखा एक वाक़या ने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया, जब वो एक वीडियो वायरल हुई जिस तरह पूरा ख़ानदान जो है वो डूब गया। तो आप क्या समझते हैं कि मकामी हुकूमतें जो हैं या जो रेस्क्यू इदारे हैं वो कंप्लीट नरिश्ड हैं इस अल्लाह ना करे कोई हादसा से निपटने के लिए?
देखिए ऐसी तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन बात सारी ये है कि जब इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है तो उसमें फिर फौरी रिएक्ट करने की भी ज़रूरत होती है, फौरी इक़दाम करने की भी ज़रूरत होती है। दूसरा इसमें जो है वो आवाम को भी जो है इस हवाले से जो है वो ख्याल रखना की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस तरीके के सयाहती मकामात पे जाते हैं और कोई शदीद बारिशों का सिलसिला पहाड़ी इलाकों में होता है या कोई क्लाउड बर्स्ट टाइप सिचुएशन होती है, तो फिर फ्लैश फ्लडिंग का ये जो सिचुएशन जिस तरह हमने रिसेंटली देखी, इसमें बहुत या ना होने के बराबर जो है आपके पास वक्त मौजूद होता है, क्योंकि जब फ्लैश फ्लडिंग और जब पानी का रेला आता है तो वो फिर बहुत तेजी से जो है वो चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाता है, और यही हमने देखा भी। तो इसमें यह है कि आवाम को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी सयाहती मकाम पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरीके की जो है वो सिचुएशन में अपने आप को ना डालें। साथ ही साथ इदारों का तो लाजमी काम यही है कि क्विक रिस्पॉन्स जो है वो होना चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसा को जो है वो इन फ्यूचर जो है वो ख़त्म किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। जवाद मेमन साहब, कौन कौन से चीज़ों को खाली करा देना चाहिए जो इलाके जो हैं दरिया के किनारे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें अल्लाह ना करें हो जाएं, तो आपको लगता है कि हुकूमत को या इदारों को पहले से ही उन इलाकों को खाली करा देना चाहिए? देखिए, खाली करा देने का जो सिचुएशन है वो एक काफ़ी बड़ी सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर आप किसी इलाके को खाली कराते हैं तो फिर वहाँ के जो मकीन हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, उन्हें जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो आबाद करने की भी जरूरत है। तो खाली करा देना ऐसा कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, किन इलाकों में बारिश हो रही है, जिन इलाकों में मौसम जो है वो आने वाले दिनों में थोड़ा सा शदीद तर हो सकता है, तो इस हवाले से जो दरियाओं के बिल्कुल करीब की जो आबादी है या वो लोग जो डेली अपनी डे टू डे डीलिंग जो है वो दरियाओं के थ्रू या दरियाओं के बहुत करीब जाके जो है वो कुछ ना कुछ इस तरीके की डीलिंग होती हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें फौरी तौर पे मकामी तौर पे जो है वो अलर्ट किया जाए कि अगले 3 से 4 दिन जो है वो इन इलाकों में मौसम शदीद रहेगा, तो दरियाओं से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं वहाँ रहें। खुसूसी तौर पर सयाह हजरात भी, मकामी लोगों को जब आप एजुकेट करेंगे, उन्हें अलर्ट करेंगे, तो फिर एक उसके हवाले से जो ना ये एक चेन इफेक्ट होता है कि वहाँ पे जो सयाह हजरात हैं वो उन्हें भी अलर्ट रखते हैं, खुद भी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अब बारिशों का सीजन है, गर्मी है, तो बर्फ पिघलने का, ग्लेशियर पिघलने का भी सिलसिला देखने में आता है। तो ये है कि अलर्ट रहना वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके कि आप एक पूरे इलाके को खाली करा के कहीं और रिहेबिलिट करें। ये एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल भी नजर आती है, क्योंकि इस तरीके के सिचुएशन में जो है वो टेम्पररी होती है, ये चंद दिन के लिए होती है, कोई सिस्टम आता है, बारिशें रहती हैं, तो उसमें फिर एहतियात जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, मौसमियाती तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि एहतियाती तदाबीर लेना आवाम का भी हक है और होना चाहिए, और इदारे भी कहते हैं भरपूर कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ फराहम कर सकें। और देखना यह कि मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए हर इदारे को और कहते ना कि अपनी मदद आपके तहत भी आपको अवेयर होना है कि कौन सी जगह आपने रूट ऑफ करना है और कौन सी जगह नहीं जाना। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, अली फातिमा-तुज़-ज़हरा का चांद, सरदार शबाब अहले जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि हक, सदाकत, कुर्बानी का एक बहुत बड़ा सरचश्मा है। करबला का मैदान सिर्फ एक मार्का नहीं था, एक जंग नहीं थी, जहां हक और बातिल का एक ऐसा तसादम हुआ जिसकी गूंज रहती दुनिया तक सुनाई दे रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानसारों के साथ ये मार्का सर किया, हक और बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने अहले बैत की जानों को निसार कर दिया। आपकी शहादत का फ़लसफ़ा सिर्फ ये नहीं, ये मार्का नहीं जीतना था या हारना था, ये साबित किया गया कि फ़तह हमेशा तलवार की नहीं असूल की होती है। करबला में पानी बंद हुआ, सरों को नेज़ों ने बुलंद फरमाया, लेकिन बातिल का झंडा ना बुलंद हो सका। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इंसानियत को दर्स दिया, ये सिखाया कि दीन के लिए जान दी जा सकती है, बैत नहीं की जा सकती। आज इस गमों में आज हम बराबर शरीक हैं और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं 2 सना खान
और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सोज़ो सलाम भी पढ़ती हैं, तो मैं उनको सबसे पहले शो में वेलकम करती हूँ, आयशा अकबर और आलिया अकबर। आयशा, मैं आपका रुख करूँगी। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने कब से सना खानी का जो पूरा अमल है वो शुरू किया? आप ऐसे समझे जब से होश संभाला है नात ही पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा हमारी फैमिली के सबसे पहले नात ख्वां थे, तो उनकी विश थी कि हम भी इसी फील्ड में आगे जाएं। तो बचपन से पढ़ रही हूँ और बाकायदा सीखती हूँ टीचर से। मुल्क के मारूफ सना ख्वान मुस्तफ़ा मेरे उस्ताद हैं और साथ साथ आलिया भी सीख रही है। तो ऐसे है कि बचपन से ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आलिया, सबसे पहले जो आपने नात या सुज़ो सलाम या मनकबत पढ़ी वो किस उम्र में पढ़ी? आई थिंक सो मैं नर्सरी क्लास में थी। नर्सरी में थी? हाँ, तो तभी पढ़ा था। बाबा आप ही को सिखाते थे, तो फिर साथ साथ मुझे भी सिखाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आपने गोल्ड मेडलिस्ट आप दोनों हैं, कहाँ से हासिल किया? ये सफ़र जो है आपका कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? मुकाबला जात में तो बचपन से जाते रहते थे और मेरी ये विश थी कि पीटीवी का गोल्ड मेडल विन करना है। और बहुत अरसा गई हूँ मैं। इसका इस तरह होता था, लाहौर डिवीज़न का पहले मुकाबला होना, फिर पूरे पंजाब का, फिर पूरे पाकिस्तान का। तो बहुत ऐसे होता था कि मैं फ़र्स्ट राउंड से ही क्वालिफाई नहीं करती थी। अच्छा। बहुत बचपन से मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। वहाँ से पीटीवी की गोल्ड मेडलिस्ट हो गई। उसके बाद मेरी विश थी कि अब मैंने नेशनल तो विन कर लिया, अब इंटरनेशनल विन करना है, क्योंकि वो इमेज बरकरार रखना और उससे बड़ी अचीवमेंट चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने पिछले साल ही इंटरनेशनली भी गोल्ड मेडल विन किया। और आलिया की मतलब इतनी ये लकी है कि मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी है उसको मुझे लगता है मुझसे कम करनी पड़ी है। अच्छा, वो जब मैंने हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब मैंने विन किया उससे अगले साल ही आलिया ने भी गोल्ड मेडल विन कर दिया। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। बिल्कुल ऐसे ही है। आलिया, मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छा जो है आप किस जॉनरा में ज़्यादा अच्छी हैं? सना खानी में, मनकबत में या कलाम में? क्या अच्छा पढ़ लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब भी पढ़ लेते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक पढ़ा देते हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, पिलाग की बात की जाए तो पिलाग ने आपको कितना प्रमोट किया? आप लोग क्या कर रही हैं पिलाग के लिए? पिलाग ने हमें बहुत प्रमोट किया। मैं इंटरनेशनल लेवल पे उधर से विन किया। फिर कुछ देर पहले एक इवेंट हुआ था, इंडिया के सारे एक्ट्रेस आए थे। फिर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ग्रैंड इवेंट, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस थी। मैं पंजाब कॉलेज को रिप्रेजेंट करने गई थी। अच्छा जी। अच्छा, तो उसमें आपने विन किया था? अच्छा, आप दोनों बहनों ने। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आप दोनों बहनें इकट्ठे हमेशा पढ़ती हैं? अक्सर हम सोलो भी पढ़ते हैं और मुकाबलों में तो वैसे ही सोलो पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि महफिल वगैरह जो होती हैं तो उनमें हम इकट्ठा ही पढ़ते हैं। अच्छा, आपने दुनिया के डिफरेंट सना खान के साथ भी आप लोगों ने शिरकत की है, बैठक भी की है। बिल्कुल। किस कोने के जो सना खान हैं उनकी आवाज़ ज़रा मुख्तसर है या क्या सीखने को मिला है आपको? बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं समझती हूँ कि इस टाइम पर जो नातवा हैं वो मतलब बहुत किस्म के नातवा हैं। कुछ क्लासिकल पढ़ते हैं, कुछ मयारी कलाम पढ़ते हैं, कुछ अवामी कलाम पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे तो वैसे ख़ुद पर्सनली मुझे वो नातवा बहुत पसंद है जो क्लासिकल पढ़ते हैं। जैसे हमारे पुराने नातवा थे, कोनैन साहब थे और आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनके कलाम मुझे बहुत पसंद है। सो मेरी कोशिश यही होता है कि मयारी कलाम पढ़ा जाए और बड़े शोरा का कलाम पढ़ा जाए। सूफ़ी कलाम ज़्यादा आपको पसंद है? सूफ़ी कलाम भी और नात में भी मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा मयारी कलाम हो और पुराने शोरा के हों। अच्छा, आलिया, सबसे पहली नात कौन सी पढ़ी? मैंने मेरी उल्फत मदीने से। मेरी उल्फत मदीने से सबसे पसंदीदा थी। तो मुझे बताएं कि आप दोनों जो हैं आज हमें क्या सुना रही हैं? आज मैं एक मनकबत सुना रही हूँ आज के हवाले से, हम दोनों मिलकर। ऐसा बादशाह हुसैन। बिल्कुल। ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, ये जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग
पंजते की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर भी सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन के घर को बचा लिया तुमने, निशान कुफ्र को अक्सर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। इमाम हुसैन तुम्हें सलाम। मुझे बताइएगा कि आपने बड़ी खूबसूरत मनकबत पढ़ी है, ऐसे इतना कि रोंगटे खड़े हो गए। तो आज के हवाले से मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, तो कहाँ कहाँ पढ़ने जा रही हैं, मनकबत पढ़ रही हैं, सोज़ो सलाम पढ़ रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं? हम महफिलों में जा रहे हैं, उसके अलावा चैनल्स पर जैसे आपके पास आए हैं, तो बस ये सिलसिला चल रहा है और मनकबत अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं कि जो उन्होंने हमारे दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो बस ये है कि उनके लिए हम हाज़िरी पेश कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारी सदा सुन ले। आमीन इंशाल्लाह। आलिया, तो सबसे ज़्यादा जो है ना कि किस चीज़ में आपको लगता है कि आपका आवाज़ का ज़ोर लगता है, क्योंकि पढ़ना जो है वो बड़ा समटाइम मुश्किल हो जाता है, तो कितना रियाज़त आप लोग करती हैं? रियाज़त तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है हर वक्त, और करते हैं। हमारे नात अकेडमी है, वहाँ जाते हैं और सीखते हैं, और ज़्यादातर क्लासिकल कलाम पढ़ने में बहुत मतलब स्केल ऊंचा हो जाता है, हाई पिच करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा होता है उसमें थोड़ा लगता है कि अच्छा आयशा बताएं, कौन सी नात अकेडमी आप लोग जाते हैं? मेरे उस्ताद हैं हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, उनकी नात अकेडमी है दारैन बैठक, और आलिया के टीचर हैं तौफीक अहमद तौफीक साहब, तो उनकी भी अकेडमी है तौफीक नात अकेडमी के नेम से, लिंक रोड पर है। सो वहाँ से सीखते हैं। अच्छा, जो बच्चियाँ या ख़वातीन जो हैं वो नात सीखना चाहती हैं, तो उनको सबसे पहला स्टेप या मरहला क्या लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? लगन और मोहब्बत होनी चाहिए और मेहनत साथ साथ होनी चाहिए, और मतलब ये दिल में बात होनी चाहिए कि अगर मैंने पढ़ना है तो फिर पढ़ के दिखाना है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्कूल से शुरू हो जाती है। नात कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा सा सिलसिला इसका कम होता जा रहा है।
मुझे लगता है अभी भी सिलसिला है, बल्कि अब ज़्यादा बढ़ गए और लोग इस तरफ बहुत आ रहे हैं कि जगह जगह नातख़्वां होते हैं। तो बस यही है, एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको अपने काम से ईमानदार होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर आवाज़ है, तो आप प्लीज़ उसको पॉलिश करें, सीखें और बाकायदा एक मतलब एक फील्ड में आए बाकायदा। अच्छा आयशा, अक्सर देखा है कि कभी आवाज़ जो है थोड़ी हस्की होती है, भारी होती है, और नात के हवाले से कहते हैं ना कि अभी सही बैठती नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या आवाज़ की भी रियाजत होती है कि आवाज़ जो होती है वो गिफ्टेड ही होती है? आवाज़ गिफ्टेड होती है, बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, लेकिन यह है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आपको खुद लग जाता है कि जैसे मेरी आवाज़ नहीं लग रही है, जो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये है कि गॉड गिफ्टेड ये होता है, कई लोगों की बेस में आवाज़ अच्छी होती है कि वो नीचे स्केल में अच्छा पढ़ लेते हैं, कई लोगों की पिच बहुत अच्छी होती है, रेंज बहुत अच्छी होती है, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। मेरे बाबा एक बात कहते हैं कि ये जो आवाज़ है ना, ये एक हवा है, तो अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ चली जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने अगर तोहफ़ा दिया तो फिर इसकी कदर तो करनी पड़ेगी। तो आपकी ये फैमिली लेगेसी है कि आप लोग सना ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपके और भी बहन भाई इसी शोबे में मुंसलिक हैं? बिल्कुल ऐसा है, मेरे छोटे, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी आलिया है, उससे छोटा मेरा भाई है, वो भी माशाल्लाह पढ़ता है और मुझे लगता है वो हम दोनों से ज़्यादा सुरीला है माशाल्लाह। उसके अलावा मेरे फैमिली में मेरे कज़न्स वगैरह हैं, वो भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और बस ये आप ऐसे समझो कि हमारा घर आना ही है कि हमारे घर में जो भी बच्चा पैदा होता है तो बस यही कहते हैं कि नात पढ़नी है, नात पढ़नी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो सिलसिला होता है हदिया, जिस तरह होता है नात पे हदिया दिया जाता है, तो कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते, तो इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? इस हवाले से मैं यही कहती हूँ कि जो उनके सदक़े मिल रहा है तो वही मिल रहा है, कि अगर आपको कहीं से कुछ हदिया भी मिल रहा है तो उनके सदक़े, कोई डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है कि मतलब हम लोग कोई डिमांड नहीं करते कि आप इतना दें या इतना दें तो फिर ही हम आएंगे। हुजूर की नात है तो हर जगह पढ़नी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपको नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई नहीं दे सकता तो वहाँ आप नात ही ना पढ़ो, क्या पता उसके सदक़े आपको कितना मिल जाए। तो बस ये सोच होनी चाहिए। अच्छी जुस्तजू है आपकी। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हिना नसरुल्लाह जैसी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप किन को फॉलो करती हैं? कौन आपके रोल मॉडल है? आलिया से पूछती हूँ और आयशा आपसे भी पूछती हूँ। आप पहले आलिया बताएं। रोल मॉडल देखा जाए तो हमारे जो पुराने ख़ानदान मुस्तफ़ा हैं, जैसे मौलाना हसन रज़ा बरेलवी और हफीज़ ताइब वगैरह, इनके जो कलाम है ये ज़्यादा हम करते हैं। और सूफ़ी में देखा जाए तो आबदा परवीन मेरी फेवरेट है। अच्छा, आबदा परवीन साहिबा। और मेरी उम्मे हबीबा बहुत फेवरेट है, जिन्होंने तनम फरसूदा कलाम पढ़ा था। तो हिना नसरुल्लाह भी मुझे बहुत पसंद है, उनका अव्वल हम मुझे कलाम बहुत पसंद है, मैं पढ़ती भी हूँ मियाँ मोहम्मद बख्श का। और लड़कों में वही कुनैन साहब मुझे बहुत पसंद हैं, और सूफ़ी में नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आबदा परवीन, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, मियाँ मोहम्मद बख्श का आपने नाम लिया है, तो कोई कलाम उस हवाले से प्लीज़ सुनाएं इंशाअल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ने हरदा। एक गुनाह मेरा मापे देश निकाला,
लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ऊपर दे पावन वाला। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं तो बिल्कुल महव हो गई थी, इतना ज़बरदस्त आपने कलाम पढ़ा है। तो मुझे बताइए कि दुनिया और आखिरत का जो सफ़र है उसमें ये कितने आपके लिए एक बचाव का सिलसिला बनेगा कलाम पढ़ना? जिनका कलाम पढ़ रहे हैं वो शफात कर देंगे, यकीन है हमारा। तो हम तो उनको ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, तो कहीं ना कहीं से शफात हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा मैं सुनना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे सुना दें। मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मुहर्रम के हवाले से मनक़बत सुना दें। मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम अपने ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो हक़ से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कलाम ही इतना खूबसूरत है और इससे वाकई कहते हैं ना कि एक इंसान पे एक कैफियत सी तारी हो जाती है। ऐसे ही मुहर्रमुल हराम है जिसमें वाकई हम लोग इसार और कुर्बानी का जो एक पैगाम है वो दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मुहर्रमुल हराम के हवाले से कोई और कलाम अगर आपके जहन में तो वो भी आप पढ़ दें। हम चाहते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुने इंशाअल्लाह। हज़रत अब्बास का एक कलाम मैं पेश करूँगी। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, झुकते हैं जहाँ शाबी तेरा वो आस्था, झुकते हैं जहाँ शाबी तेरा वो आस्था, बस तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, तू कमर बने हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा
झुकता है आसमां, बस तेरे दर का दुनिया में दर कहाँ। शेर खुदा है बाबा और शेर करबला, तो तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा, तो तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा, तो तेरे दिए जलाता है इसलिए जहां, बस तेरे दर का दुनिया में दर कहाँ। बस तेरे दर का दुनिया में दर कहाँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया अकबर आपका और आयशा अकबर आपका। आपने वाकई आज ना के महफ़िल को चार चांद लगा दिए हैं। आज व्यूज़ 8वीं मुहर्रम है और 8वीं मुहर्रम अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब की जाती है। आज जब उम्मत मुस्लिमा जो है वो ज़वाल का शिकार है, तो फ़लसफ़ा शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम हमें बेदार करता है कि बताता है और जगाता है कि इज़्ज़त, गैरत और ईमान और किरदार पर सौदा बिल्कुल कबूल नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पंजाब पुलिस का कहना है कि क्राइम रेशो जो है कम हो गया है, मगर लाहौर के इलाके जोहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक फार्म हाउस का पालतू शेर पिंजरा खुलने के बाईस सड़क पर आ गया और राहगीरों पर हमला कर दिया। तो दूसरी जानब लाहौर पुलिस ने दावा किया है कि शहर में जुराइम की शरह में ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल पहले 6 माह के दौरान संगीन जुराइम में तकरीबन 49% जो है कमी आई है। पुलिस हेल्पलाइन जो है 15 की कॉल्स और कहते हैं मुकदमात के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2024 की निस्बत रवा साल के पहले 6 माह में 12,894 संगीन जुराइम जो है रिपोर्ट हुए। और इसके साथ साथ जो है डिफरेंट किस्म की जो डकैती और कत्ल के मामलात में 60% और घरेलू डकैतियों में भी 52% जो है वो कमी आई है। CCTV फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि शेर फार्म हाउस की दीवार फलांग कर बाहर निकलता है और सामने आती हुई एक खातून पर झपट जाता है और खातून को शदीद ज़ख्मी कर देता है। उसके साथ साथ जो है 2 बच्चों को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया और 2 बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं। तो सारा जो मामला है, सारा सिलसिले को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर न्यू न्यूज़ शाहिद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये तो बड़ी कहते हैं ना कि अच्छी खुशाइन बात है कि कहते हैं कि क्राइम रेट में इतनी कमी वाक़ हुई है, क्या वजूहात है? देखें, लाहौर पुलिस की बड़ी ये एक अच्छी काविश है कि पहली बार है कि रवा साल जो है गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में, बल्कि अगर बात की जाए काफ़ी सालों से लाहौर शहर एक बिग सिटी है, सेकंड पाकिस्तान का। यहाँ पर क्राइम जो है, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जो जराइम हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी है, कार चोरी है, बाइक स्नैच है, इन वारदातों में जो है इजाफा होता चला जा रहा था। लेकिन इस साल के पहले 6 माह यानी आधा साल ये 2025 का गुजर गया, तो इसमें बड़ी एक वाज़िया कमी आई है। इसमें अगर हम बात करें स्टैटिक्स के साथ, तो गुज़िश्ता 6 माह में जो है 24,000 गुज़िश्ता बरस जो है यानी 2024 में 24,445 मुकदमा दर्ज किए गए थे संगीन जराइम के। अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक 12,484 जो ये मुकदमात हैं इसी अर्से के दौरान। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फ़र्क आया है। 2023 में अगर बात करें तो उसमें ये तादाद थी 39,260। ये पुलिस की अपने स्टैटिक्स है, 15 की कॉल इसमें शामिल हैं, जिसमें अगर मेरे साथ कोई वारदात होती है, किसी आम शहरी के साथ जो वारदात होती है, तो उस पर वो 15 पे कॉल की जाती है। तो ये तमाम तरह उसका डाटा है, रिकॉर्ड है, जिस पे मुकदमात का अंदराज किया गया है कि ये इसमें नुमाया जो है कमी हुई है। अगर बात की जाए इसमें जो है रवा साल संगीन जराइम 2023 के मुकाबले में 68% जो है इसमें कमी हुई है। 2024 के मुकाबले में 49% जो है इसमें है कमी है। रॉबरी की अगर बात की जाए 2023 के मुकाबले में इस साल जो है 81% इसमें जो है कमी है। 2024 में ये 69% जो है इसमें ये कमी थी।
दौरान डकैती कत्ल की अगर हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ा क्राइम है कि डाकू किसी शहरी से लूटमार करते हैं, अगर वो आगे से मुजामत करे तो मार जाते हैं, मार के उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। शायद साहब मुझे बताइएगा कि सबसे संगीन जो मसला है शहर में वो है मोटर बाइक का चोरी हो जाना। हर दूसरा बंदा जो है मोटरसाइकिल चोरी होने का कंप्लेन करता है, तो उसमें क्या कमी वाक़या हुई है? बिल्कुल, मोटरसाइकिल जो चोरी की वारदातें हैं वो भी खासी कमी हुई है। यानी अगर जो आप बात करें पिछले साल, उसमें जो है मोटरसाइकिल चोरी इसी अरसे के दौरान तकरीबन 13,000 मोटरसाइकिल जो हैं शहरियों की चोरी हुई थी। आज के दिन अगर इस साल की बात की जाए 6 माह के दौरान, तो यही तादाद 6,900 कुछ है। ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि इतनी बड़ी जो है इस जो मोटरसाइकिल चोरी है, जो एक गरीब की सवारी गिनी जाती है कि हर गरीब आदमी मोटर बाइक पे अपनी फैमिली को लेकर जाता है या खुद बाइक पे जाता है, या हम जैसे दफ्तर अगर आते हैं तो बाइक पे ही आते हैं, उसकी बाइक चोरी हो जाए तो उसकी जमा मुतवस्सित तबके का तो कुल ईमान ही मोटर बाइक है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो बाइक चोरी हो गई उसकी, उसमें वो परेशान होता है कि अब मैं बाइक को कैसे ढूंढूं, कैसे तलाश करूं। पुलिस का एक मैकेनिज्म अब बनाया गया है कि किसी की बाइक चोरी हुई है, किसी की कार चोरी है, किसी के साथ डकैती की वारदात है या कुछ चोरी की वारदात है, नकबजनी है, घर के अंदर चोरी है, तो उसका 24 घंटे के अंदर ये पुलिस अब पर्चा दर्ज कर लेती है। ठीक है। वेट इसलिए किया जाता है 24 घंटे के, शायद कोई शहरी किसी की बाइक गलती से अपनी समझ के ले जाए तो वापस वो वहाँ पे लाके खड़ी कर दे। अगर पुलिस फौरी पर्चा दे दे तो उन पर ये लाइबिलिटी आ जाती है कि पर्चा दर्ज हो गया, शहरी की बाइक मिल गई, फिर शहरी को थाने कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं उसकी सुपुर्दारी के लिए। वो एक लंबा प्रोसेस है। शहरी की फिर बाइक ये आ जाती है रिकॉर्ड में कि ये चोरी हुई थी, वो चोरी होती है, वो बाइक फिर चलाता है। तो आपको पता है आजकल जगह जगह नाके लगे हैं, पुलिस ऐप के अंदर उसका फौरी तौर पर अंदराज भी हो जाता है, CRO रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है। अगर वो अपनी बाइक को प्रॉपर तरीके से अदालत से सुपुर्दारी नहीं करवाता या उसका रिकॉर्ड डिलीट नहीं करवाता, तो जहाँ वो नाके पर रुकता है पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस कहेगी ये चोरी की है, वो ला कहेगा ये मेरी बाइक है, मेरी बाइक है, मैं मालिक हूँ, ये कागज़ हैं, वो कहेंगे ये रिकॉर्ड बोल रहा है। उस वजह से दुश्वारी होती है। इसमें DIG ऑपरेशन लाहौर जो हैं फैसल कामरान, उनकी बड़ी खुसूसी काविश है। उन्होंने एक ऐसी अच्छी टीम सेलेक्ट की, उनके जो मतहद अफसरान हैं वो उनकी गाइडलाइन के जो है उस पर उन्होंने काम किया है। वो खुद बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि लाहौर शहर जो है इसको एक अमन का गवारा बनाया जाए, यहाँ पे लोग जो हैं बिला खौफ व खतर खवातीन बाहर निकले। अच्छा शायद साहब, ये कोई बेहतरीन वसाइल का इस्तेमाल किया हुआ है कि जदीद टेक्नोलॉजी, कोई ऐप्स इस्तेमाल हो रही हैं जिससे क्राइम रेट में जो है वो कमी वाक़या हुई है? देखिए, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें मैं आपको कह दूं कि ये इसमें है कि वसाइल भी है, महदूद वसाइल के अंदर ये अपनी तमाम तरह एफर्ट करके इसको क्राइम को नीचे ला रहे हैं। जहाँ बार बार वारदात होती वहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस की बढ़ाई गई है, पुलिस को जो है अलर्ट किया गया, थानों की सतह पर जो है SHO जो हैं उनका अमला जो मतहद है उनको हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसी जगह हॉटस्पॉट्स जो हैं आइडेंटिफाई करें जहाँ पे लोग ये डाकू चोर ज़्यादा वारदातें करते हैं, बार बार एक ही जगह को टारगेट करते हैं, जहाँ शहरी लुट रहे हैं वहाँ पर इसको पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। और उसका फ़र्क अब साफ नज़र आ रहा है, डाकू पकड़े जाते हैं। अब वो मतलब DIG ऑपरेशन से कल भी मेरी बात हुई इस हवाले से कि फेक चालान कोई बंदा नहीं होगा कि जिसके ऊपर कोई मतलब वो गैंग में शामिल नहीं है, उसको गैंग में बना दिया। तो वो उससे ये होता था कि वो भी जो बंदा अगर जेल में चला गया है तो उसका फ़ायदा पुलिस को नहीं होता था। असल चोर बाहर फिर रहे होते थे, मजलूम होता था। बिल्कुल ऐसा ही है, डाकू चोर बाहर फिर रहे हैं, वो वारदातें कर रहे हैं। अब वही बंदा अंदर जाता है जो वारदातिया होता है, जिसका क्राइम रिकॉर्ड होगा उनके पास पूरा, असल रिकॉर्ड होगा और जिसने वारदात की होगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी शाहिद साहब, बिल्कुल आप बात वजह फरमा रहे हैं कि क्राइम रेट में कमी आई है, जिस तरह कि आपने बताया है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। ये बताएं कि ख़वातीन फ्रंट डेस्क कायम किए गए थे, जो ख़वातीन जो हैं अगर वो कॉल करती हैं या कोई भी हरासमेंट केस रिपोर्ट होती हैं, तो क्या उसमें कमी आई है? देखिए, उसमें कमी आप ये नहीं कह सकते कि ये तो एक ऐसा क्राइम है कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ हो सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ख़वातीन को हरासमेंट करने से किसी को भी आप रोक नहीं सकते। हाँ, ये है कि उन जो सेफ सिटी का एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है इसी हवाले से, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो कॉल करती हैं, एक सेफ्टी ऐप है वुमेन सेफ्टी ऐप, उसके ज़रिए से उनको बताती हैं कि फ़लाँ बंदा मैं इस वक्त फ़लाँ जगह पे खड़ी हूँ। चूँकि जैसे ही वो खातून अपने मोबाइल से कॉल करेगी उसकी लोकेशन
सेफ सिटी के पास अब जदीद टेक्नोलॉजी है, उनको पता लग जाएगा ये खातून फलां जगह पे खड़ी है, वो अपना तमाम तर उनको बायोडाटा बताएगी, हुलिया बताएगी, मैं ये हूँ फलाना बंदा। अगर उसके पास कोई बाइक है, कार है या कोई पैदल है तो उसको निशानदेही करेगी कि मैं ये इस जगह पे खड़ी हूँ। वहाँ पे अगर सेफ सिटी का कैमरा लगा होगा तो वो उसको कैप्चर हो जाएगा। वो फिर मुतलका थाने को पुलिस जो है वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, वहाँ से मुतलका थाने को इतला करेगा जी फलां जगह पे खातून खड़ी है, इसके साथ ये मिसबिहेव बंदा कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, तो वो थाने की पुलिस फौरी तौर पर मौके पर आएगी और उस बंदे को पकड़ लिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है आपको पता है हमारी उनकी ये रेड लाइन है, खवातीन जी खवातीन बच्चे बच्चियाँ इन पर तशद्दुद, इनकी हरासमेंट उनकी प्रायोरिटी है। इसलिए इस खवातीन के केस में लाहौर पुलिस जो है वो स्पेयर नहीं करती कि अगर कोई किसी खातून को बंदा हरासमेंट करता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर ये DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से हिदायत है कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको। अच्छा रिजवी साहब ये बताइएगा कि जो लोग नशे की लत में पड़े हुए हैं, इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सी डेथ्स भी हुई हैं पिछले दिनों हमने देखा, तो इसके ऊपर कोई महकमा कोई चीज़ कर रहा है, पुलिस ने कोई खुद नोटिस लिया है या कोई कुछ चीज़ें हो रही हैं इस पर प्लीज़ मुझे बताइएगा। बिल्कुल ये इस पर हो रही हैं। मैं बात ये करूँगा कि रवां साल आज के दिन तक 6 माह जो गुजर चुके हैं, लाहौर पुलिस ने 462 किलो आइस पकड़ी है। ये आइस सबसे ख़तरनाक, आपको पता है ये नशा है जिससे अमवात ज़्यादा हो रही हैं। लाहौर पुलिस ने इस साल जो है 6 माह के दौरान 462 kg सिर्फ आइस पकड़ी है, जो सबसे महंगा और ख़तरनाक नशा है, जिस पे ख़वातीन हैं या मर्द हैं या आजकल की जो नौजवान नस्ल है, कॉलेजेस की लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ की, वो इस पे लग गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 462 किलो चर्स ये जो आइस पकड़ी गई है। अगर 2024 में ये रेशो थी कि पूरे साल में 120 या 23 kg पकड़ी थी, उससे पिछले साल अगर चले जाएं तो मेरा ख्याल है 100 kg से भी कम थी कि ये आइस पकड़ी गई थी। लेकिन इस साल पुलिस का फोकस मनशियात के ऊपर है और ये आइस जो है ये बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जहरीली है, इससे अमवात बहुत हो रही हैं। सब नशों से बचना चाहिए, ये लत ही बहुत बुरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शायद रिजवी साहब आपका, सीनियर क्राइम रिपोर्टर न्यूज़, जिनका कहना था कि जुराइम में जो है वो कमी हुई है और स्पेशल थैंक्स टू पंजाब पुलिस जिसने रोकथाम में बहुत अहम किरदार अदा किया है। व्यूअर्स, एक और आपको खबर देते हैं कि दुनिया जो है वो अजीब रुख जो है इख्तियार कर चुकी है। कब क्या मकबूल हो जाए और किस चीज़ को ट्रेंड का नाम दिया जाए कुछ पता ही नहीं चलता। एक गुड़िया जिसका नाम है लबूबो, नोकीले दांत, भवें ऐसी जैसे किसी खौफनाक कार्टून से निकली हो, रंग ऐसा कि कभी प्यारा लगे तो कभी डरा दे। तो ये गुड़िया कभी मासूम लगती है तो कभी शैतानी हैरत अंगेज तरीके से सामने आती है। दुनिया भर में लोग इसे खरीदने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और कैसे कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के दिलों पर ये गुड़िया राज करिए। लेकिन हर ट्रेंड खुशी का बाइस नहीं होता। अदाकारा मिशी खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस गुड़िया के खिलाफ सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि लबूबो बदसूरती और नहूसत की अलामत है। क्या वाकई ऐसा है? मिशी खान का मौक़िफ़ है कि ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक बेहिस और अजीब सोच की कासी करती है कि हम हर वायरल शय को क्यों फॉलो करते हैं। क्या हम ये सोचना छोड़ दिया है कि या ये सिर्फ ही एक पसंदीदा चीज़ है या एक कहते ना कि अनहोनी है जो इंस्टा पर वायरल हो चुकी है और ये बदसूरती, खौफ या कहते ना कि बेमौनियत की अलामत क्यों है? मिशी खान ने सवाल उठाया है कि कभी इस गुड़िया को गौर से देखा जाए तो नोकीले दांत, शैतानी मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सी चमक है। ये किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है? सवाल ये है कि वाकई लबूबो जैसी जो ट्रेंड सिर्फ तफरीह है या हमारे बच्चों की स्टैटिक नफ्सियात और तरजीहात को गैर महसूस अंदाज से मुतासर कर रहे हैं? क्या हर बदसूरत चीज़ को हम क्यूट कहना क्यों शुरू कर देते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ट्रेंड में है? मिशी खान की तनकीद सिर्फ एक खिलौने पर नहीं बल्कि इस सोच पर भी है कि जो हर वायरल शय को फॉलो और प्यारा कहने लगती है बगैर सोचे समझे। इससे कहते हैं ना कि पीछे असल पैगाम क्या है? आखिर में यही सवाल है कि वायरल चीज़ हमारी प्यारी क्यों हमें लगती है या क्या होती है? तो दोबारा ये हमें सीखना होगा कि खूबसूरती सिर्फ आंख से नहीं अकल से भी दिखाई जा सकती है और देखी जा सकती है। तो लबूबो जो है जिसकी कतार जो है वो $100 की लबूबो के लिए दुनिया पागल हुई हुई है,
दुनिया कतारों में खड़ी हुई है और उस पर सोल्ड आउट लिखा गया है, तो वो क्यों है? कि वाकई इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये तो सवाल पैदा होता है और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल पेजेस में जाए न्यू पाकिस्तान और अपना कमेंट ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट और एनर्जी पैदा करता है। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।